नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को सीएम चंपई सोरेन ने आसानी से बहुमत साबित कर दिया। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े और जबकि विरोध में सिर्फ 29 मत ही मिले। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं और अब वो आगामी बजट सत्र की तैयारी में जुट गए हैं। उधर पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दी और जिसके बाद हेमंत सोरेन विश्वास मत में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे। ईडी हिरासत में विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पर बोलते हुए केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। वहीं बीजेपी गठबंधन के रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं हो, उसकी सरकार का भविष्य हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। ऐसे में बीजेपी को आगे खेला होने का भरोसा है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। तमाम सियासी कयासों के बीच झारखंड की नई चंपई सोरेन सरकार ने पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं इसके खिलाफ 29 वोट पड़े। निर्दलीय सरयू राय ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी की तारीख तय हुई थी। इसके बाद उन्होंने आज विधानसभा में विश्वास मत पेश किया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत चंपई सोरेन ने की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, इसमें हमने उन्हें असफल कर दिया है। साथ ही चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये हम नहीं कहता, ईडी उसका संपत्ति जब्त किया है, उसका 7 करोड़ का संपत्ति, जमीन भी, लेकिन हमारा हेमंत बाबू का जमीन खाता न बही में लिखा हुआ है। आज ईडी ने उसको आज रिमांड में रखा है। हम तो चाहते हैं ये जो रांची है, एक दिन हरियाली खेती था आदिवासी का एजेंसी आ जाए, हर खतियार हरियाली बना दे रांची को। उधर पीएमएलए कोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन विश्वास मत में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे। ईडी हिरासत में विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पर बोलते हुए केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती देता हूं। अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति से संन्यास ही नहीं बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि आंसू नहीं बहाऊंगा, उचित समय आने पर सामंती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। केंद्र की साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने मेरी गिरफ्तारी में एक अहम भूमिका निभाई। देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये आईएएस आईपीएस बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए, और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। सोमवार को जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन इस दौरान उसके बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ी रहीं। गठबंधन को अपने विधायकों के टूट-फूट की आशंका सताती रही। यही वजह थी कि जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था। अब बीजेपी गठबंधन के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं हो, उसकी सरकार का भविष्य हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। ऐसे में बीजेपी को आगे खेला होने का भरोसा है। चूंकि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था,
उनको लग रहा था कि चूँकि उनके विधायक हैं तो स्वाभाविक उनको लग रहा था कि कौन कौन विधायक उससे नाराज़ होंगे, कब कौन कहाँ भाग जाएगा। तो हमको लगता है कि इस कारण से उन्होंने अपना डरे हुए थे, भयभीत थे, और इसीलिए उन लोगों को बिल्कुल जैसे जानवर नहीं होता है भोज करके वैसा ले जाना। फिर वहाँ भी लोग बता रहे थे कि सब एक एक आदमी के पीछे 5-5 पुलिस लगा देना, बाहर नहीं निकलने देना। यहाँ भी कल रात में आए तो सुने कि सर्किट हाउस में शायद वो रखा, गेस्ट हाउस में, और फिर सीधे लोगों को लेके आया। तो इतना तो वो इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है। और जब विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर सरकार आगे कैसे काम करेगी वो तो आने वाला कल ही बताएगा। अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ऑपरेशन लोटस को विफल करने में सफल रहे हैं। तमाम सियासी अटकलों के बावजूद सीएम चंपई सोरेन ने जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, लेकिन क्या ये सरकार भविष्य में अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी? और अगले कुछ दिनों में झारखंड की सियासत कौन सा मोड़ लेगी, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो नई सरकार, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी पहली अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं और अब वो आगामी बजट सत्र की तैयारी में भी जुट गए हैं। लेकिन सवाल लगातार इस बात को लेकर बना हुआ है कि जिस चीज का डर चंपई सोरेन को या हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार डरा रहा था, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में भी सवाल वहीं का वहीं जस का तस बना हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ और फिर उस मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे। तनुज खत्री जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका तनुज जी कार्यक्रम में। जेबी ट्यूबिड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कमल ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ राज लक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत तनुज खत्री जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। तमाम सियासी अटकलों के बाद आखिरकार जेएमएम सरकार, चंपई सोरेन की सरकार ने अपनी जो अग्नि परीक्षा थी उसे पास कर लिया, लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर बना हुआ है कि अब आगे की क्या रणनीति, क्या कुछ आगे करने वाली है सरकार? तनु जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को, जिस प्रकार से एक लोकप्रिय आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को आप पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से उनको परेशान करने की कोशिश हुई, और उस कोशिश में केंद्र की सियासत पे बैठे हुए लोगों ने जीत भी हासिल कर ली, लेकिन उनकी ये जीत खोखली जीत है। उनकी ये जीत बेईमानी की जीत है, अहंकार की जीत है, और ज्यादा दिन तक वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। आज भले ही उनको ये लग रहा होगा कि हेमंत सोरेन जी को उन्होंने जेल में धकेल दिया, लेकिन ज्यादा समय तक वो उन्हें रोक नहीं पाएंगे और पुनः वो झारखंड का नेतृत्व करेंगे। और जहां तक आपने जो अग्नि परीक्षा की बात कही, अग्नि परीक्षा जैसी कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब 2019 23 दिसंबर को ही पहली बार झारखंड के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो भी खरीद फरोख्त करके तोड़ मरोड़ करके बनी थी। खुद बाबूलाल मरांडी जी की जो झारखंड विकास मोर्चा थी उसका समर्थन अघोषित रूप से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो पहली बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी और कहीं कोई आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमको पहले से ही 50-51 थे, तो 45-48 लोग की मौजूदगी तो होनी ही थी। लेकिन अग्नि परीक्षा वाली बात इसलिए आती है कि बीजेपी इसको अस्पष्ट करने की कोशिश करती रही, बीजेपी इसको गिराने की कोशिश करती रही। कोई ये आज 2024 में उन्होंने ये कोशिश नहीं की है, ये कोशिश 2019 से हो रही है। और हम समझते हैं कि
अगर भारतीय जनता पार्टी में सच में अगर राजनीतिक ताकत उनकी थी तो उनको लाना चाहिए था अविश्वास मत का प्रस्ताव। नहीं, लेकिन खत्री जी वो- देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जेएमएम के नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन अब तो खुलकर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में ये जो कुछ भी मसला सामने आया, सारी चीजें सामने आई, इसमें राजभवन की पूरी मिलीभगत है। खत्री जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी पहुंच जी। रही है। देखिए ये दोहराने की बात नहीं है। आज जरूरत ये है लोकतंत्र के अंदर में कि सच को कहना होगा और सभी लोग सच अपने अपने माध्यम से, जो मीडियम उन्हें मिल रहा है, बहुत ज्यादा मीडियम आज के डेट में, आज के समय में नहीं रह गया है, लेकिन जो भी मीडियम अवेलेबल है उससे हमें सच कहना है, सच बताना है, लोगों को असलियत बतानी है। और अब तो लोग जन जन तक ये बातें पहुंच गई हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में 5:30 बजे सुबह में जो है शपथ दिलाया जाता है, किस तरीके से बिहार के अंदर में चट इस्तीफा पट शपथ का समारोह होता है, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, वहां के नेता जाते हैं, एक इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। झारखंड में क्यों देरी हो रही थी? ठीक है। जेबी ट्यूबिट जी, देखिए लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं आप पे, एक बार नहीं 1000 बार लगे। बिहार की बात करें तो भी लगे, महाराष्ट्र की बात करें तो भी लगे, और अब झारखंड की बात हो रही है तो यहाँ पर भी यही आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर सरकार को हर राज्य में अस्थिर करने की कोशिश करती है, खरीद फरोख्त करती है, विधायकों को खरीदती है। देखिए, अब तक जो भी आरोप जिन राज्यों में लगाए गए वो कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है। और आप अभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली में सरकार में बैठी हुई आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया। और जब उनको नोटिस दी जा रही है तो वो नोटिस रिसीव नहीं करते हैं, वो भागे भागे फिरते हैं। ये तथ्यों के आधार पर जिन राज्यों में आरोप है वो तथ्यों को लेकर सामने आए कि मुझे खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पार्टी के लोग हैदराबाद इसलिए गए थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और इन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी शर्मनाक स्थिति है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि को भेड़ बकरी की तरह बसों में बैठाकर चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया गया जी, और हैदराबाद में इन्हें निगरानी में रखा गया। और मुझे ये आश्चर्य नहीं कि ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्हें वहां भेजा गया, क्योंकि वहां पर जो पार्टी है, हो सकता है इन्हें वहां भी पैसे मिले हों अपने पार्टी से। ये इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये सारे विधायक जो हैं बिकने के लिए पहले से ये माहौल अपना बनाए हुए थे और लोगों को डरा रहे थे। इन्हें तो अपने परिवार पर विश्वास नहीं, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। और वो तो कह रहे हैं विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर बार यही करती है, हर राज्य में यही करती है, उसका काम ही तोड़फोड़ करना है, सरकार बनाना है, तोड़फोड़ करके बनाना है। अब तो राजभवन भी उसमें शामिल हो गया है, कह रहे हैं कि राजभवन की साजिश है। राजनीति में तो नंबर गेम होता है, लेकिन पार्टी के विधायक स्वयं एक पार्टी दूसरे पार्टी में जब जाती है, आपने महाराष्ट्र भी देखा, अभी बिहार भी देखा, इसमें बीजेपी, आप बिहार की मैं बात कहता हूँ कि बिहार में तो नीतीश कुमार ने स्वयं आरोप लगाया अपने पुराने गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल पर कि हुए हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते थे, अपने मिलाना चाहते थे। तो इसमें बीजेपी का क्या दोष? इसलिए इस तरह के आरोप राजनीति में एक दूसरे को लगाते रहते हैं लोग, लेकिन फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये अपने ही जो इनके गठबंधन है इनमें आपसी विश्वास नहीं है। अभी मैं
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, अभी आपने सुना कि ये राजभवन पर आरोप लगा रहे हैं। कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि ईडी और सीबीआई मुझको फंसा रही है, अब ये राजभवन पर लगा रहे हैं। इसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। तो इनका स्टैंड तो हमेशा बदलता रहा है, और इस तरह की का जो चरित्र है ये पार्टी लगातार करती है। आज देखिए हेमंत सोरेन एक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं, तो ये कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को एक बहुमत दल के नेता के रूप में चुना जाता है, एक आदिवासी के रूप में नहीं चुना जाता है। इनको ये समझना चाहिए। हो सकता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता गैर आदिवासी है और वो नेता अपने पार्टी का नेता है, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन जब आज ये बातें होती हैं तो मुख्यमंत्री कार्ड, आदिवासी कार्ड को आगे लेकर के ठीक है, ठीक है सर। कमल ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कर रही है कि ये जो गठबंधन के रिसोर्ट की जो पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रही है कि जिस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, उसकी सरकार तो हमेशा भविष्य का सवालों के घेरे में घिरी रहेगी और बीजेपी को आगे खेला करने का मौका एक बार फिर से मिल सकता है। क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है कमल जी? पैनल में जितने लोग हैं सबको नमस्कार जी। मैडम, ऐसा है ना कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि हैदराबाद भेड़ बकरियों की तरह ठूस के बस में ले जा रहे हैं। उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि जयपुर जब वो ले गए थे तो भेड़ बकरी ले गए थे। देखिए इन लोग का हालात ये है ना कि एक लोमड़ी थी, जब उसको अंगूर नहीं मिला तो बोला कि अंगूर खट्टे हैं। ये लोग लोमड़ी के चाल से चलते हैं। हाँ। लेकिन झारखंड की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुन के आई हुई है। और खरीद फरोख्त की बात है तो ये तो जग जाहिर है कि इस काम में ये लोग माहिर हैं। ये लोग येन केन प्रकरण आपको कहीं ना कहीं फंसा के और आपको दबाव बना के अपने दल में शामिल कराने का इनकी हमेशा से मंशा रहती है। आप समझ लीजिए कि जिस आदमी के पीछे ये लोग बुकलेट जारी किए थे असम के मुख्यमंत्री को, हाँ। क्या उनको ये लोग गिरफ्तार करेंगे? क्या अजीत पवार को गिरफ्तार करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि ये लोग का कथनी और करनी में फर्क बहुत है। ये हमेशा से एक बात सत्ता के करीब रहने का लालच में हमेशा रहते हैं। ये दूसरे पर आरोप लगा देंगे कि विधायकों को भेड़, अब समझ लीजिए कि इनकी मंशा इतनी गंदी है कि ये विधायक को भेड़ बकरी कह रहे हैं। ये पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ये राज्य में अच्छे पद पर रख चुके हैं, लेकिन इनकी भाषा ऐसी है जो समझ से परे है। तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि जब जयपुर इन्होंने भेजा था तो क्या इनके विधायक भेड़ बकरी थे? ठीक है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए जेबी ट्यूबिट जी। देखिए ऐसा है ना कि जयपुर जो गए थे लोग, वहां पर किस रूप में गए थे? हमारे समर्थन में जो लोग गए वो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने वहां ले जाकर के उनकी नाकेबंदी की। रायपुर ले गए अपने 2019 में जब इनकी सरकार आ गई तो जब ये रायपुर लेके गए तो इन्होंने पूरे रेस्ट हाउस को बलों से घेरा और सील किया। बताइए, एक चुने हुए विधायक, उनका भी स्वाभिमान है, क्या ये सही तरीका है? ये विचार विमर्श का विषय है। अगर ये इनका चरित्र नहीं होता तो ये लगातार इस तरह की कार्यकलाप रायपुर में भी नहीं करते और हैदराबाद में भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को रिपीट किया, जो इस बात को दिखाता है ये इनके चरित्र में है और ये अपने अपने विधायकों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है।
कमल ठाकुर जी, विश्वास है ही नहीं किसी तरीके का। जहां पर आपकी सरकार वहां पर भी आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां पर नहीं है सरकार वहां पर भी आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि शहर शहर में डकैत घूम रहे हैं। मैं अपनी सामान की रक्षा जरूर करूंगा। ठीक है। ऐसा है मैडम कि शिंदे साहब को असम में किसने कैद करके रखा था, साहब से पूछ लीजिए। सुबह 6 बजे किसने फर्नांडिस साहब के साथ उप मुख्यमंत्री का पद लिया था, ये भी पूछ लीजिए। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट है और राज्यपाल इससे पहले जो थे उनके यहाँ एक लेटर आया था। आज भी उस लेटर का जनता सवाल खोज रही है कि उस लेटर में लिखा क्या था। ठीक है। ये लोग माहौल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। कमल माहौल जी बिल्कुल। एक लाइन, ये लोग माहौल इसलिए बनाते हैं हाँ, कि जनता की चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाए। ठीक है, ठीक है। तनुज खत्री जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए तो मैं राजलक्ष्मी जोशी जी का रुख करूं। देखिए, जिस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत ही बीजेपी ने की है। 1982 में हरियाणा के अंदर में INLD और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 47 MLA को दिल्ली के रिजॉर्ट में ले जाया गया। गुजरात में 2002 और 2022 में 2002 में केशु भाई पटेल ने बेंगलोर के रिजॉर्ट में ले जाने का काम किया। महाराष्ट्र में क्या हुआ, सबने वो देखने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में ये लोग लेकर के गए थे रिजॉर्ट में। महाराष्ट्र में 2002 और 2022 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, झारखंड में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जनक ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, आपको जब अपने विधायकों पर भरोसा है, आपको पता है किसी तरह की खरीद फरोख्त या टूट फूट नहीं हो सकती है, तो चाहे कोई भी कुछ भी करे सर। ठीक है, उसका जवाब भी 10 सेकंड में दे देते हैं आपको। आज जिस परिस्थिति में बीजेपी ने पूरे देश की सियासत को, राजनीति को लाने का काम किया है, हाँ, उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इनकी बुरी नजर रहती है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो प्रिवेंशन तो करना होगा और करेंगे। इन्हीं के द्वारा चीजें सिखाई गई हैं और इनको अगर मात देनी है तो इनसे जो चीजें देश से सीखी है वही हम करेंगे। यानी कि जैसा कि अभी कमल ठाकुर जी कह रहे थे, अपने सामान की सुरक्षा तो खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रिवेंशन तो करना ही है ना, वो हमने किया। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि वी विल प्रिवेंट। ठीक है, और झारखंड को भी हम ही प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। राजलक्ष्मी जी, देखिए, आप लगातार सुन रही हैं कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी और JMM के नेता ने क्या कुछ कहा। क्या लग रहा है आपको इस पूरा प्रकरण को देखकर, किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर आरोप लगा रही है और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर इस सरकार को गिराने का आरोप लगा रहा है? किस तरह से इस पूरे मसले को आप देख रही हैं? जी देखिए, आज तो ये जैसे एक्सपेक्टेड ही था कि ये जो है JMM जो है ये फ्लोर टेस्ट पास करेगी, उसमें कोई मतलब सवाल नहीं था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उनका तो मेजॉरिटी है तो उनको कुछ ज्यादा ऐसा प्रश्न था नहीं। लेकिन वो इनसिक्योरिटी क्यों था उनको, ये मुझे प्रश्न है। और उतना ही नहीं, ये जो फ्लोर टेस्ट का जो एक ये इवेंट था, उसमें जो हेमंत सोरेन जी ने जो एक पॉलिटिकल मतलब, और उनको मतलब उन्होंने खुद के डिफेंस में जो बातें करी, जबकि ये सारा मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन के से है, तो वो जो है वो मुझे थोड़ी सी आपत्तिजनक लगी। क्योंकि देखिए, उन्होंने ऐसा व्यतीत किया जैसे ये पूरा मामला ऐसा है कि देखिए, ये ऐसा कह रहे हैं कि जो आदिवासी अगर गाड़ियों में घूमते हैं, अगर विमानों में घूमते हैं, तो फिर सरकार को आपत्ति हो रही है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, आदिवासियों के लिए इतनी सारी सुविधा करने की कोशिश कर रही है सरकार, और ये जो है अभी आज जो चल रहा है ये करप्शन का मामला है। इसमें जो है 14 ऑफिसर को अरेस्ट किया हुआ है। उनके मतलब ये जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम से चल रहा है। ये 10वां समन था हेमंत सोरेन के खिलाफ। वो उन्होंने उसको एड्रेस न करते हुए वो देखिए कि 10वें समन के वक्त वो गायब हो गए। मतलब एक मुख्यमंत्री
अपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को छोड़ के उधर चकमा देकर वो जो व्याख्या, वो जो एपिसोड था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। और उसके बाद आप देखिए कि एक IAS ऑफिसर जिनका नाम है छवि रंजन, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। तो ये कोई एक छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा, ये जो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये इसके लिए नहीं चल रहा है कि वो आदिवासी है, या मतलब ये एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि SC ST और इन सबको पीछे ही रखना चाहती है सरकार। तो ये बहुत ही खतरनाक नैरेटिव है, क्योंकि आप देखिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बहुत ऐसे इलाकों में ये जो नक्सलवादी हो रही है ये इसी वजह से हो रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो अलग रहे, ये नहीं चाहते हैं कि ये सरकार के साथ कुछ भी उनको समर्थन दे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो ये जो है, मुझे लगा कि ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट था। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने बचाव में ऐसा कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि हम आराम से कोई जिंदगी बिताएं, तो इसीलिए इन्होंने हम पे केस किया, ये बहुत ही गलत है। आप अगर क्लीन है तो आप इन्वेस्टिगेशन का सामना करिए, आप कोर्ट में अपने आप को साबित करिए, आप ED के सामने अपने आप को साबित करिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने ही लोगों को भ्रमित करें और आप ऐसा कुछ मतलब उनको उकसाएं कि ये कहते हुए कि बाकी के लोग नहीं चाहते कि हम उनके साथ उठे बैठे। तो ये बहुत ही गलत था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी इंडी अलायंस जो है ये एक जैसे ये एकजुट होके ये कोशिश कर रहे हैं कि ईडी को हम जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है उसको हम समर्थन ही नहीं देंगे। देखिए, जबकि ऐसा है कि देखिए जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद वो भी ईडी का सामना कर चुके हैं पहले, और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना ये सबका कर्तव्य है। आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? वो भी आप ये कह रहे हैं ये उनके असेंबली में, ये बहुत ही गलत हुआ मेरे नहीं, बिल्कुल। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे हेमंत सोरेन, तनुज जी, तभी भी सुप्रीम कोर्ट से ये साफ कहा गया था कि आप हाई कोर्ट का रुख करें, और हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आपको ये सारी जो भी मसले हैं इसको फेस करना पड़ेगा, आपको सामने आकर इसमें देखना पड़ेगा कि ED CBI जो भी जांच पड़ताल कर रही है किस मुद्दे को लेकर कर रही है सर। तो फिर इस तरह की बातें क्यों तनुज जी? पहली बात तो मैं आपके चैनल पर जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ जो बैठी हैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि देश के एक बड़े चैनल के एक छोटी मानसिकता वाले पत्रकार ने किस तरीके के भाषाओं का प्रयोग किया था आदिवासियों के लिए, कि आदिवासियों को जंगल में चले जाना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का। वो जाकर के देखिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो कैसे उस पत्रकार ने, जो अपने आप को पत्रकार कहता था, आज भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये यही मानती है भाजपा? क्या यही मानते हैं लोग कि अधिकार नहीं है? नाम लेकर के कहा था हेमंत सोरेन जी का कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको नहीं बैठना चाहिए, उनको जंगल चले जाना चाहिए। ये सोच है। इसी घटिया सोच के लिए आज जवाब देगा झारखंड। लेकिन हेमंत सोरेन को तो बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया था सर, अगर ऐसी ही बात थी। चैनल पे पहली चीज मैं इसलिए रोकना चाह रहा था कि इस तरीके की बातों को डिफेंड करने से पहले जानिए कि क्या मूल विषय है, क्या लोग कह रहे हैं। नहीं तो पूरा समाज आपको भी सुन रहा है, आदिवासी समाज आपको भी देख रहा है, आपके चैनल को भी देख रहा है। क्या स्थिति है ना, आज माफी मांगते फिर रहे हैं, वो माफी नहीं मिलेगी। राजलक्ष्मी जी अगर किसी पत्रकार ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार भी यही सोचती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार चाहती है कि आदिवासी अपने अपने ये जंगल में वापस चले जाएं। वो तो कोशिश कर रहे हैं। वो तो उन्होंने देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या उधर उन्होंने आदिवासियों को पीछे रखा है। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया उनको। आप सोचिए कि ये जो है, ये जो मानसिकता, ये जानबूझकर ये जो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो
ये जो अलग होने का जो एक एहसास डाल रहे हैं लोगों में, ये बहुत ही खतरनाक एक एहसास है। जबकि सरकार चाह रही है कि सब लोग एकजुट हो। आप अगर डेवलपमेंट चाहते हैं अपने राज्य में, तो आपको एकजुट होके सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो आपके राजनीतिक जो आपके डिफरेंसेस होंगे वो अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट में आपको सरकार को समर्थन देना चाहिए। ये न कि ये कहे कि सरकार चाहती है कि हम अलग चले जाएं, हम उनके साथ न उठे बैठे। अरे प्रधानमंत्री जी तो साथ में बैठकर भोजन करते हैं उनके साथ में, आप क्या बात कर रहे हैं? ये मानसिकता अगर एक व्यक्ति की है किसी की, तो उनके खिलाफ आप बात करिए, आप सरकार के खिलाफ। ठीक है, कमल ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कमल जी, सवाल नहीं उठा सकते ऐसा बोलकर। जी कमल ठाकुर जी, जेएमएम के प्रवक्ताओं से ऐसा है मैडम जी सरकारें रही है, सर को थोड़ा शांति से तो और बोले। हेमंत सोरेन पिछले 4 वर्ष तनुज जी मैं वापस आऊंगी, बीच में मत टोके। जी मैडम अभी राजलक्ष्मी जी बोल रही थी कि प्रधानमंत्री उसके साथ बैठ के खाते हैं। प्रधानमंत्री जी जरूर उसके बैठ के खाएं, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पर लोग पेशाब कर देते हैं। मैडम को ये भी जानकारी होनी चाहिए। और आप समझिए। तनुज जी देखिए, आपको सबने बहुत धैर्य से सुना, मैंने पूरा मौका भी दिया, बाकी लोगों को भी आप धैर्य से सुने। तो सर तो बाद सिर्फ कहने से ही कुछ नहीं होगा ना सर, सुन तो लीजिए कि कमल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैडम ऐसे बता रही है जैसे प्रधानमंत्री खा लिए तो एहसान कर दिए। नहीं ठीक है सर, रुकिए मैं आती हूँ वापस। कमल ठाकुर जी, कमल ठाकुर जी, मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि मैडम ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासियों के साथ खाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के ही एक मुख्यमंत्री के राज्य में उस आदिवासी के सर पर पेशाब भी किया जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांग लेंगे? देखिए, ये लोग हम बार बार बताते हैं कि विश्लेषण अगर करना है तो आप बहस होके मत कीजिए कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत ये कर दिए। आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री ने गलती क्या किया है। और राज्य को बचाने के लिए अगर हेमंत सोरेन ने कुर्बानी दी है, तो आज तक कोई एक सवाल नहीं उठा सकता है। किस चीज की कुर्बानी सर, ये भी तो क्लियर कीजिए। क्या कुर्बानी नहीं दी है? हाँ तो बताइए ना सर, हमें भी तो बताइए। हाँ एकदम सुन लीजिए मैडम, बताने के लिए ही बैठे हैं आपके पास। हाँ, क्या हेमंत सोरेन के पीछे जो ईडी लगा, ये मुकुल राय के पीछे, शुभेंदु अधिकारी के पीछे, अजीत पवार के पीछे, हेमंता बिस्वा शर्मा के पीछे लगाएंगे क्या? देखिए, ये लोग बायस होकर काम करते हैं। ये लोग विपक्ष को परेशान करने का इनकी नियत है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इसमें सबसे बड़ा योगदान है इस देश को ईडी और सीबीआई लगाने का। ठीक है, जेबी बिट जी, बचाने की बात कर रहे हैं। ईडी सीबीआई आप पीछे लगा देते हैं, राजभवन को अपने अंडर में ले देते हैं, केंद्र एजेंसियों को अपने इशारों पर चलाते हैं, चुनाव आयोग आपके अंडर में है। बात आई तो इन्होंने कांग्रेस से पैसे लिए, आज जो है खरीदने वाले और बेचने वाले एक ही मंच पर आ गए। मैडम एक चीज है, इनके शासन में 2 आदमी खरीदते हैं और 2 ही आदमी बेचते हैं। इनकी नियत ऐसी है, देश में 2 आदमी खरीदार है और 2 आदमी बेचने वाले लोग हैं। और एक साथ मिलकर के बोल रहे हैं। जो आज लालू प्रसाद जी झारखंड राज्य को नहीं बनने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, आज इनके साथ हैं। इसकी सरकार में उनके मंत्री हैं और ये कहते हैं कि झारखंड को बचाने के लिए हमने काम किया। इन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया। मैडम पता कर लीजिए, इनके एक आदमी जो झारखंड आंदोलन में आया हो, बीजेपी का एक आदमी का नाम बताए। देखिए, इन लोग का क्या है ना कि ये ना तो देश की आजादी में इनका कोई योगदान है और ना ही झारखंड बनाने में बीजेपी का एक भी आदमी का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है तनुज खत्री जी कि युवाओं को अब ऐसे ही आगे चला जाएगा, क्योंकि सरकार तो वही है, नई बोतल में एक तरह से नई पुरानी शराब भरकर वही चीज की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये आपके ऊपर आरोप है। ऐसे ही जो महिलाओं की सुरक्षा है वो भगवान भरोसे चलेगी, युवाओं को चला जाएगा, और जो भ्रष्ट सरकार है वो उसी में लिप्त नजर आएगी, जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन पर शिकंजा ईडी की तरफ से कसा गया है। जवाब दीजिए खत्री जी। एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से
वक्ता जी, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में जितनी महिलाओं के ऊपर अपराध है ना, पूरे देश में कहीं नहीं है। दिल्ली में आपकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश में आपकी पुलिस है, गुजरात में आपका शासन है, और आपके पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुआ ना, वो पूरा डेटा मिला करके उतना अपराध नहीं हुआ होगा। देखिए सर, यहाँ पर आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि झारखंड में ज्यादा हुआ या कम हुआ, बाकी की जगह कम हुआ। सर, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाने का मैंने सवाल नहीं किया। जेबी ट्यूबिट जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कहीं पर फेल हो गई? बीजेपी कह रही है कि अभी खेला होना बाकी है, लेकिन खेल तो ऑलरेडी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये तो हम लोगों ने कहा कि आपके पास अगर बहुमत है तो आप फ्लोर पर सिद्ध करिए। ये तो आपस में ही जब ये विवाद पैदा हो गया, आपस में कुछ लोग भागने लगे, तो ये लोग सबको हैदराबाद लेके गए। अगर इन लोगों ने बहुमत प्राप्त किया तो इसमें क्या कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे ना लगातार, इस बात को लेके भी तो सवाल था कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है झारखंड में, तो ऑपरेशन लोटस को सफल नहीं होने दिया जेएमएम ने, कांग्रेस ने, जो गठबंधन था झारखंड की नई सरकार का। तो आपकी जो रणनीति थी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। नहीं, हमारी कोई रणनीति, हमारी तो हम लोग ने कोई रणनीति की बात नहीं है। हमारे कोई कुछ नेता अगर अपने बयान दे रहे हैं तो ये हमारी रणनीति। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय एक सामूहिक निर्णय होता है और उस निर्णय के आधार पर पार्टी काम करती है। नहीं, लेकिन ये इन लोग ये इनका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप में अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, और जैसा हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदया ने कहा कि इस केस में 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पहले, और उसमें ये अंतिम व्यक्ति थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये सवाल सर कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है ना। जेबी ट्यूबिट जी की जो पार्टियां लगातार इस बात के आरोप लगा रही हैं, खरीद फरोख्त करते हैं आपने ईडी को अपने इशारों पर नचा रखा है, चुनाव आयुक्त को आपने अपने अंडर में कर रखा है, जहां पर जिस तरह जरूरत होती है टाइमिंग को लेकर सवाल उठ जाता है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, आप अपना पूरा महकमा एक्टिव कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानकारी हमको रखनी चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या और कार्यकर्ता हैं, अगर उन पर कोई केस है तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आलोक में सारे राज्यों में एक विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं और उन्हें एक निर्धारित समय सीमा दी गई है। ये जो उदाहरण देते हैं कि उस राज्य में वो मुख्यमंत्री ऐसा है, उस राज्य, ये सारे लोग जिन पर भी आरोप है, इन्हें एक समय सीमा के अंतर्गत इन केसों का निष्पादन करना है और इसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट को और संबंधित न्यायालयों को देनी है। ये बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सारी चीजें हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये बहुत ही हास्यास्पद और दुखद है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं। ठीक, कमल ठाकुर जी, क्यों लगता है लगातार आपको कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंचती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार झारखंड में हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, हमारी सरकार को चुराने की कोशिश कर रही है। क्यों लगता है सर आपको ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सरकार चुराने की कोशिश करती है? देश में जितने सरकारें चोरी की गई, हाँ, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने चोरी की है? नहीं, सवाल का जवाब सर आप देंगे, मैं नहीं ना। मुझे क्या लगता है ये मेरा अपना। आप मैडम समझ लीजिए जी कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई कमलनाथ की सरकार को चोरी कर ली है। महाराष्ट्र में उद्धव जी के चुनी हुई सरकार का चोरी हो गया। तो ये तो जग जाहिर है कि लोग चोरी से ही सरकार बनाते हैं और इनका ईडी और सीबीआई। लेकिन सर आपने तो कहा अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी है, फिर कैसे चोरी हो जाती है? मैडम, गाँव में सेंधमारी सुने हैं? हाँ। ये लोग सेंधमारी करते हैं। ये लोग डायरेक्ट चोर नहीं ना, ये सेंधमारी करते हैं मैडम। आप सीधा सा समझ लीजिए कि ईडी और सीबीआई जो है वो इनके जो बीजेपी के शासन वाले राज्य हैं वहां का रास्ता भूल जाती है। उनको जितना भी गूगल से सर्च कर लीजिए, उनको रास्ता ही नहीं पता चलता है। और जहां बीजेपी से विपक्ष की सरकार है, इनके विपरीत की सरकार है,
वहां का बिना गूगल किए ही पहुंच जाते हैं। मैडम ये लोग एकदम सेंधमारी वाली लोग हैं। ये जितने तरह के बात बोल देंगे ये लोग चलिए सर, अगर ये सेंधमारी वाले लोग हैं तो फिर कमल जी आगे आने वाली स्थिति क्या बन सकती है? फिर तो नई सरकार का कार्यकाल पूरा होना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अगर सेंधमारी अभी नहीं हुई तो आगे चलकर हो सकती है, क्या करेंगे फिर? अरे हम लोग चौकीदार भी बैठा रखे हैं ना इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए हम लोग अच्छे अच्छे चौकीदार बैठा रखे हैं। ये अंगूर अब इन लोग को हमेशा खट्टा दिखेगा और पूरे देश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम राजनीति में साधु बनने तो नहीं आए हैं। अगर सत्ताधारी दलों के विधायकों में आपसी मनमुटाव दिखेगा, कहीं पर ऐसी बिगड़ती स्थिति दिखेगी तो जरूर फैसला ले लिया जाएगा। अरे यही तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोग साधु तो नहीं है, ये लोग डकैत हैं। अगर आपस में विवाद है तो उसका तो ये साधु नहीं है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। नहीं, लेकिन कमल जी एक बात बताइए, विधायकों में मनमुटाव होता है, आपसी किसी तरीके का विवाद होता है, तो ये तो आपके नेतृत्व की कहीं ना कहीं गलती बताई जाएगी, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में किसी तरीके की मुसीबत बताई जाएगी कि इस तरह का मनमुटाव आखिर हो क्यों जाता है? नहीं, आप एक बात जान लीजिए कि मेरे घर में मनमुटाव के बारे में आपको कैसे पता चल जाता है? ये बात कौन बता रहा है? ये तो मीडिया ने बता रहा है कि कांग्रेस के घर में, जेएमएम के घर में मनमुटाव है। अरे कभी कभी बीजेपी के घर में भी मैडम झांक लिया कीजिए, उनके यहाँ जितना मनमुटाव है ना, इसी राज्य में रघुवर दास ने चुनाव पूर्वी सिंहभूम से हार गए, सरजू राय मनमुटाव से किनारे हुए। उन्होंने इन पर आरोप लगाया, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब रघुवर दास जी पिछले 4 वर्षों में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। मैं राज्यपाल पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्यपाल पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रघुवर दास पर आरोप इन्हीं के दल। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं कमल जी, जवाब ले लेते हैं ट्यूबिट जी। 4 वर्षों में इनकी सरकार थी। 2019 में जब ये आए तो इन्होंने कहा कि हम केस दर्ज करके सबकी जाँच करवाएंगे। पूरी बयानबाजी हुई, इसमें घोटाला उसमें घोटाला, लेकिन एक भी न इन्होंने जांच किया और न ही किसी को ये दोषी पाए। तो मैं कैसे कहूँ कि ये जो है जांच के लिए सीरियस हैं। ये केवल बयानबाजी करते हैं और ये खुद भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। राजलक्ष्मी जी, इस बात पर अब कैसे भरोसा कर लिया जाए कि झारखंड की जो नई सरकार बनी है ये टिक पाएगी? क्योंकि जिस तरह से सेंधमारी की बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, मनमुटाव की बात कर रहे हैं, आगे चलकर कितनी स्थिर सरकार नजर आ रही है झारखंड की कि आगे चल के ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? फिर से एक बार यही पूरा एपिसोड हमें देखने को नहीं मिलेगा? जी देखिए, उनके विधायकों को संभाल के रखना उनका ही तो काम है। तो जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा हो रहा है और वो जो अपना जो काम है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए कि उन्होंने अभी जो लोकसभा की जो इलेक्शन होने वाली है उसके हार की तैयारी अभी से उन्होंने कर लिया है, ये कहकर कि ईवीएम खराब है। तो वो जो हमेशा इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो कहते थे कि ईवीएम खराब थी, तो अभी ये कहने लग गए हैं कि ईवीएम खराब होंगे। तो ये जो उनका एक नेगेटिव सोच है यही उनको ले डूब रहा है। तो और अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप बायस्ड हैं। देखिए, ये उनका जो अप्रोच है वही ठीक नहीं है। ये आप सोचिए कि कोई भी विधायक या कोई भी जो पॉलिटिकल व्यक्ति हो वो अपने आप को कौन से राजनीतिक पार्टी में रखने की कोशिश करेंगे? वो तो वही देखेंगे ना कि अपना जहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, जहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे, जहाँ पर हमको और बढ़त मिलेगी, वहाँ पर हम रहेंगे। तो जहाँ पर आपको न विजन दिखाई दे रहा है, ये इनमें देखिए न राज्यों में न ही ये नेशनल स्तर पर उनको कोई भी विजन ही नहीं है। वो बस केवल एक ही बात कहते रहते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को हराना है, आप किस तरीके से आप अपने आप को और मजबूत करने वाले हैं, इसकी बात ही नहीं करते हैं। वो जो उनके अलायंस पार्टनर्स है
उनमें भी कहीं पे भी वो मेल जोल नहीं है। आप देखिए कि ये जो सारी बातें हैं इसकी वजह से ये हो रहा है कि ना उनमें सीट शेयरिंग की कोई भी बात कहीं पे भी स्थिरता से हो पा रही है, नहीं वो कहीं पे टिक पा रहे हैं ठीक से। वो इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से आज क्यों अस्थिर है, क्योंकि वो कहीं पे भी वो ये पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर रहे हैं। ये हर बात पे बस केवल और केवल ये देख रहे हैं कि ये कहे जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, सुन लेते हैं। जी कमल जी। मैडम कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। 4 राज्यों के चुनाव में 4 करोड़ 80 लाख वोट बीजेपी लाया और 4 करोड़ 90 लाख वोट हम लाए हैं। तो फिर ईवीएम से क्यों डर रहे हैं आप? ईवीएम पर सवाल है। ईवीएम पर सवाल है। ईवीएम से तो जीते थे ना आप 4 राज्यों में, तो आज क्यों डर रहे हैं? समझिए, जीतने के बाद भी ईवीएम पर सवाल हम लोगों का कायम है। क्यों सर, जवाब तो दीजिए। क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मतलब सर फिर जीत कैसे गए आप? इतने वोट कैसे मिल गए भारतीय जनता पार्टी से अधिक? बता रहा हूँ। नहीं, आप एक बात समझिए, मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम से हम जीत गए, तो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर लूंगा कि ईवीएम ठीक हो गया। ईवीएम पर सवाल तो कर्नाटक में कैसे जीत गए सर? तेलंगाना में कैसे? मैं फिर बोल रहा हूँ कि जीतने के बाद भी मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि ईवीएम पर सवाल है। ये सवाल जायज नहीं है ना? जीतने के बाद भी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं सर, ये बताइए। ईवीएम में गड़बड़ी संभव है सर, किस आधार पर आप सवाल उठा रहे हैं? आप समझ, अब लीजिए आप जो आप कुछ जगह का चुनाव का जब विश्लेषण करते हैं तो एक ही आंकड़ा दिखता है। ईवीएम पर सवाल है मैडम, जांच का विषय है। जब जो चीज मानव बनाएगा उस पर मानव कुछ चेंज कर सकता है। मनुष्य जिस हाथ से इस मोबाइल को बनाया है, जेबी ट्यूबिट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसमें चेंज किया जा सकता है। ऐसा है ना कि ईवीएम सब पर सवाल के मुद्दे पर आपको याद होगा, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने पूरी मशीन खोलकर टेबल पर रख दी। पूरे सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया कि कहाँ गड़बड़ी जरा बताइए, हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। हाँ। इनके कोई लोग वहां नहीं गए और ये चाहते हैं कि बैलेट से वोट दिलाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 70-75 सालों में किस तरीके से समाज के कमजोर वर्गों को वोट नहीं देने दिया गया। बूथें उन जगहों पर बनाई जाती थी जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे और इस प्रकार समाज के कमजोर वर्गों को वोट सही देने का अवसर मिला और इसी कारण से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ है। ठीक है, कमल जी बताना चाहूँ यही ऐतिहासिक मैडम सर से एक बार ये पता कर लिया जाए कि आरएसएस का कभी दलित अध्यक्ष होगा क्या? जनसंख्या अलग हो गए। सर मुद्दे से हटकर बात क्यों करते हैं सर? आप मुद्दा किस बात को लेकर है? आप कहाँ पहुँच जाते हैं सर? नहीं, मुद्दे से हट के बात नहीं करते हैं। जब आप ये बता रहे हैं कि बैलेट पेपर में गरीबों को, दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इस बात पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दलित को, गरीब को अधिकार देने की बात करते हैं तो सब जगह अधिकार दे दीजिए। केवल बैलेट पर अधिकार देने की बात नहीं है, आप और जगह भी अधिकार दीजिए। कितना भी बात होगा मैडम, ईवीएम पर सवाल है। ठीक है, राजलक्ष्मी जोशी जी कहिए। जी देखिए, ये लोग बार बार यही कहे जा रहे हैं कि ये जो जाति जनगणना ये सब, मतलब वो हमेशा जातियों को बांटने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे कि अगर कोई नेतृत्व में अगर कोई ऐसे ही व्यक्ति हो तो ही वो भला हो सकता है। आप मुझे बताइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कौन था और नेता कौन थे? यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा राज में थे? तो और फिर भी इन राज्यों का क्या हाल था? आप मुझे बताइए कि ये इसका कारण क्या है? तो ये जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो नेता हैं, देखिए ये जो बिहार में जो इन्होंने आरजेडी की बात की, देखिए लालू यादव जी वो तो कन्विक्टेड हैं,
उनके ऊपर जो भी आरोप थे वो तो कन्विक्टेड हैं। अभी भी आज देखिए उनके ऊपर आज भी और भी केसेस आ रहे हैं। और ये मतलब ये उन्होंने कोई अपनी जातियों को या किसी और का उद्धार नहीं किया, बस केवल और केवल अपने परिवार का उद्धार किया है। और यही बात उत्तर प्रदेश में भी वो पिछले सरकारें करती आई हैं। तो ये क्या फायदा हुआ, ये कहते हैं कि पिछले जातियों को आप आरक्षण दें या जो भी है जाति जनगणना करें, तो इसका क्या फायदा हुआ अगर ये लोग इतने करप्शन करेंगे तो ये और करप्शन जब आपके ऊपर जब पूछताछ करता है, जब जांच एजेंसीज आपके यहाँ पे आती है तो आप कहते हैं कि आपकी जाति की वजह से ये ऐसे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपको ये जाति की वजह से नहीं, आपने जो करप्शन किया है उसकी वजह से आप आज ईडी के चक्कर में हो। ये मैं कहना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी, उनको उनकी जाति की वजह से नहीं, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उनकी वजह से वो आज ईडी के चक्कर में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो लगातार सवाल इस बात को लेकर अभी भी फिलहाल बना हुआ है कि जिस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं हो, उसकी सरकार का भविष्य हमेशा ऐसे ही क्या सवालों के घेरे में रहेगा? ऐसे ही क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते जाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में जेएमएम और जो गठबंधन में सरकार है कांग्रेस के साथ, उसे तोड़ने की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है? ये देखने वाली बात होगी और ये काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।